हमने जैसे ये कॉन्सेप्ट किया था कि जैसे एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट लिखना होता है तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एम आर क्रॉस वीसी, ये हमारे पास एक रिजल्ट होता है। ठीक है, और इस केस में तुम एलसी का वैल्यू देखो तो वो एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा और एंटी क्लॉकवाइज इज डॉट। पर जो तुम्हारे पास ये एम आर क्रॉस सी है, इसका नाम तुम आर लिख लो, बढ़िया रहेगा। तो बच्चों ये तुम्हारे पास रिजल्ट फिर से एम आर वी सी ही आएगा, आर बिंग दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और साथ में ये आएगा क्लॉकवाइज, है ना, क्रॉस। तुम्हें बताइए था क्योंकि तुम्हारे पास आर इधर को है, आर कैप, और तुम्हारे पास वी सी इधर को है, बी पॉइंट को मार्क करो। तो तुम आर क्रॉस वी की बात कर रहे हो तो रोटेशन कौन सी दे रहे हो, क्लॉकवाइज, उस वजह से क्रॉस आ जाएगा। तो तुम्हें पता भी है ये बेटा, डॉट जो होता है वो माइनस ऑफ क्रॉस होता है, वैल्यू पुट कर दो। एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट बी जो आएगा वो आ जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा माइनस के साथ प्लस एम आर वी सी विद क्रॉस। तुम्हें पता ही है हमने इसका नाम एयर रोलिंग रखा हुआ है। एयर रोलिंग में वीसी जो होता है वो आर मेगा होता है, वीसी का वैल्यू तुम्हारे पास आर मेगा होता है, और यहां से जब तुम एंगुलर मोमेंटम निकालते हो तो वैल्यू पुट करने के बाद एम आर स्क्वायर ओमेगा बाय 2 विद क्रॉस साइन, या एम बी आर बाय 2 विद क्रॉस साइन, ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, और इस केस के लिए ये था कि चाहे तुम ये वाला पॉइंट लो चाहे ये वाला पॉइंट लो, इन दोनों के लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू सेम आएगी, कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि दोनों के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस सेम है। दिस वाज देयर। अब देखिए आगे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि लॉ ऑफ conservation of angular momentum, law of conservation of angular momentum। इसका बेटे तुम्हें पता ही है, इसमें तुम्हें पता है कि टॉर्क जो एक्सटर्नल होता है वो डी बाई डी टी ऑफ एल होता है, जो टॉर्क एक्सटर्नल होता है वो डी एल बाई डी टी ऑफ एल होता है, डी बाई डी टी ऑफ एल होता है। ठीक है, और अगर तुम बोलते हो कि एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो यहां से तुम्हें पता लगता है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड है। ये वही कॉन्सेप्ट है बेटा जो तुमने एक्सटर्नल फोर्स के बारे में पढ़ा था। और अगर एक्सटर्नल फोर्स तुम्हारे पास 0 होता है, P जो होता है वो बच्चे कंजर्व्ड होता है, जो P होता है वो कंजर्व्ड होता है। ठीक है, ओके। बेसिकली ये जो चीज हमने लिखी है इसी का मतलब ये होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम is directly proportional to the external torque applied।
to the external torque applied. जितना तुमने एक्सटर्नल टॉर्क लगाया उसके हिसाब से ये तुम लिखते हो, ठीक है। अब तुम्हें पता ही है कि एंगुलर मोमेंटम बेसिकली तुम लिखते हो आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम बेसिकली तुम लिखते हो आई ओमेगा। इसका मतलब होता है इनिशियल एंगुलर मोमेंटम दैट इज आई ओमेगा आई इज इक्वल टू आई एफ ओमेगा एफ। जैसे तुम लीनियर मोमेंटम लिखते थे, मास इनटू वेलोसिटी, इट वाज linear momentum was conserved, initial momentum और final momentum को तुम इक्वेट करते हो, ठीक है। और यही बात हमने ऐसे लिखी कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क is 0, अगर एक्सटर्नल टॉर्क is 0, then total angular momentum of the system remain conserved. जो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है वो कंजर्व रहेगा, ठीक है। इसको याद रखो। ओके, तो ये तुम्हारे पास सिस्टम के बारे में आ गया। अब थोड़ा सा इसके रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, मैं तुम्हें वो भी शेयर करता हूँ, फिर थोड़ा क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर इम्पल्स। कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर इम्पल्स, ठीक है। इसको तुम जे आर लिख सकते हो, जे आर, ठीक है। जे आर लिख सकते हो एंगुलर इम्पल्स को, रोटेशनल इम्पल्स, ठीक है। क्योंकि मैं तुम्हें थोड़ा सा एक पॉइंट बताता हूँ उसमें, क्योंकि बेटा हमने इसमें जब ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि क्या कहते हैं, फाइनल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम प्लस माइनस जेटी। जेटी बोले तो ट्रांसलेशनल इम्पल्स, जिसकी वैल्यू तुम्हें पता है इंटीग्रल एफ डी टी थी, ठीक है। वैसे ही तुम्हारे पास आ गया यहाँ पे रोटेशनल मोशन, यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया रोटेशनल मोशन। जब तुम यहाँ पे रोटेशनल मोशन की बात करने वाले हो तो तुम यहाँ पे नो डाउट एंगुलर इम्पल्स की बात करोगे। एंगुलर इम्पल्स इज नथिंग बट फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द इनिशियल प्लस माइनस द रोटेशनल एंगुलर इम्पल्स, जिसका वैल्यू यहाँ पे इंटीग्रल के साथ फोर्स लिखा गया था, यहाँ पे इंटीग्रल के साथ टॉर्क लिखा जाएगा और dt। लॉजिक मेथड सेम, इसका लॉजिक और मेथड क्या है, सेम, ठीक है। तुम्हें याद होगा ना, बेसिकली तुमने इसमें याद है इम्पल्स का नाम लिखा था, इम्पल्स का नाम तुमने लिखा था चेंज इन मोमेंटम।
चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ये तुमने लिखा था यहाँ पे, ठीक है। दैट वाज द इम्पल्स, दिस वाज द इम्पल्स, दैट वाज द चेंज इन द लीनियर मोमेंटम, ये तुमने लिखा था। वैसे ही यहाँ पे ये था ट्रांसलेशनल इम्पल्स या लीनियर इम्पल्स। और जो एंगुलर इम्पल्स आएगा वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम, चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम, इसका नाम आएगा, ठीक है, इसका नाम आएगा। इसके क्वेश्चंस रहेंगे, हम लोग इकट्ठे करेंगे इसके क्वेश्चंस, ठीक है। अभी तुम ये कॉन्सेप्ट समझ लो, इसका है रहता क्या है, इम्पल्स का मतलब क्या है, यूनिट्स क्या है इसके, डायमेंशनल फार्मूला क्या है ना, वही होगा इसका डायमेंशनल फार्मूला जो एंगुलर मोमेंटम का, ओके। ओके, अब एक और पॉइंट सुनो, काइनेटिक एनर्जी of a body, kinetic energy of a body in the rotation, rotation में कैसे लिखते हैं, rigid body तुम नाम लिख सकते हो, kinetic energy of a rigid body in this, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो, जैसे तुम्हारे पास ये कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट था, ये इधर को जा रहा है v वेलोसिटी के साथ, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे, हाफ एम वी स्क्वायर, सिंपल। वैसे ही जब तुम कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन करते हो कंसिडर, ऐसे यहाँ पे तुम कोई मास बेटा करते हो कंसिडर डीएम, इसका दूरी आर है और ये घूम रहा है इधर को v स्पीड के साथ, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। अब रोटेशन में क्या होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, इन रोटेशनल मोशन, in rotational motion every point will have the same linear velocity, इसका linear velocity same होगा, same linear velocity, sorry, will same angular velocity but different linear velocity, but linear velocity इसका different होगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास v जो होता है वो r में का होता है। अब जो मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है, तुम्हारे पास यहाँ पे कोई बॉडी लाई कर रहा है, उसका r अलग है, उसका अगर r अलग है तो उसका v भी क्या होगा, अलग ही होगा, फिर v डैश हो जाएगा, और ओमेगा सभी का सेम रहेगा। एक और एग्जांपल शेयर करता हूं बेटा, नो रोना नहीं है किसी ने, ओके। ये देखो, ये तूने पॉइंट मार्क कर दिया, और ये जब तूने पॉइंट मार्क कर दिया बेटा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ इसमें, तुमने इसको घुमा दिया ऐसे करके, इसको फिक्स करके। अब जैसे ये पॉइंट मार्क किया मैंने, ये पॉइंट मार्क किया, जब तुम इसको घुमा रहे हो, इसका दूरी यहाँ से यहाँ तक बेटे r1 है, और इसका दूरी यहाँ से यहाँ तक r2 है। जब तुम घुमा रहे हो इसको, तो इसका वेलोसिटी आ गया v1 इधर को, और इसका वेलोसिटी आ गया v2, v1 आ गया r1 ओमेगा और v2 आ गया r2 ओमेगा। इसको और लैबोरेटरी वे में समझना चाहते तो ऐसे बोल दो, सर इसको फिक्स कर दिया, और जब इसको रोटेट किया, मान लो ऐसे करके, ये यहां से यहां तक आ गया, तो जो पॉइंट यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, वही पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये पॉइंट ऐसे घूम के आ गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया। हर एक ने जो एंगल डिस्क्राइब किया वो थीटा किया, पर हर एक ने जो आर्क डिस्क्राइब की उसकी लेंथ अलग अलग है, जो आर्क डिस्क्राइब की उसकी लेंथ अलग अलग है, ठीक है। तो इस वजह से
हर एक पॉइंट का ट्रांसलेशनल वेलोसिटी अलग होगा, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी अलग होगा, हर पॉइंट का ट्रांसलेशनल वेलोसिटी अलग होगा, बट एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा, बट एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम। और इस केस में जो मैंने ऊपर अभी ड्रॉ किया ये वाला, जब तुम यहाँ पे कुछ बॉडी को रखोगे, डिस्टेंस लिखोगे आर, उसको घुमा दोगे ओमेगा के साथ, तो तुम्हारे पास रोटेशन वाला काइनेटिक एनर्जी आएगा और उसका वैल्यू आएगा हाफ हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें ये आई का नाम बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। जब अगर ये पी एक्सिस है, अगर ये पी एक्सिस है, एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू तुम्हारे पास कितना होगा, आई पी। ठीक है, ये तो यहाँ पे तो तुम्हारे पास ये जो एक्सिस था, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन था, ये तुम्हारे पास फिक्स्ड है। लेकिन अगर तुम ये बोलो सर ये बॉडी है और ये रोटेट तो कर ही रहा है, लेकिन ये आगे को भी जा रहा है, मतलब रोटेशन भी हो रही है और ट्रांसलेशन भी हो रही है, इसकी ट्रांसलेशन भी हो रही है। तो अगर ये सी पॉइंट सेंटर ऑफ मास लग दिया रहा है तो कैसे लिखेंगे? तो इसमें तुम्हारे पास क्या हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट में तुम्हारे पास क्या क्या हो रहा है, रोटेशन अराउंड सी, जहां पे सी सेंटर ऑफ मास है, प्लस ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। सी सेंटर ऑफ मास जो है, एक्सिस रोटेशन, ठीक है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलाउंग रोटेशन भी हो रही है और तुम्हारे पास इसका ट्रांसलेशन भी हो रहा है। तो जब तुम इसके बारे में वैल्यू लिखोगे, मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ इधर, जैसे ये रॉड है तुम्हारे पास, अब ये रॉड जो है तुम्हारे पास ट्रांसलेशन भी कर रही है, रोटेशन भी कर रही है, ठीक है बेटा। तो जब तुम इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखना चाहोगे तो वो आएगा, इस सी जो है सेंटर ऑफ मास जो है, हाफ रोटेशन का काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशन का काइनेटिक एनर्जी। बस रोटेशन के लिए हाफ आई सी ओमेगा स्क्वायर, ट्रांसलेशन के लिए हाफ एम वी सी स्क्वायर। But this relation is valid only when this relation is valid only when body is rotating about its center of mass. Body is rotating about its सेंटर ऑफ मास। जब वो अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है, तभी ये रिलेशन जो है वो वैलिड है, तभी ये जो रिलेशन है वो वैलिड है। अदरवाइज ये रिलेशन, अगर कोई और एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया तो फिर ये रिलेशन जो है वो तुम्हारे पास वैलिड नहीं होगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट। अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट, गिविंग यू 2 minutes, have a look.
Yes, sir. ओके, अब देखिए बच्चों आगे। देखिए ये तुम्हारे पास जबरदस्त बहुत बढ़िया वाले पॉइंट्स आ गए। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गया, पर दिस रिलेशन इज वैलिड only when you say that it is about the center of mass। देखिए बच्चों, भाई फंडामेंटल्स है, जैसे मैं तुम्हें अभी बताया सारे पॉइंट्स, फंडामेंटल्स एक बार क्लियर हो गए फिर सीधे सीधे क्वेश्चंस करेंगे जबरदस्त। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास आ गया रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन हम लोग नो डाउट एक राउंड ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, राउंड ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। और बेसिकली क्या होता है कि तुम्हें बताया था मैंने कि जो रोलिंग मोशन में हम प्रोसेस लेते हैं उसमें तुम्हारे पास रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन होता है। ठीक है, रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन होता है। ठीक है, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि होता क्या है बेसिकली। ये बॉडी है भाई स्फेरिकल और राउंड, ये बॉडी ग्राउंड पे आगे को भी जा रहा है और रोटेट भी कर रहा है। आगे को जा रहा है c वेलोसिटी के साथ, रोटेट कर रहा है ओमेगा के साथ। बेसिकली जब तुम इसको समझना चाहते हो तो तुम बोलते हो कि इट इज इक्विवेलेंट टू you consider a body which is fixed at this point and it is rotating, it is called rotational motion, and you consider this body and you say this body is in translation only। ठीक है, this body is in translation only। तो इस वजह से यहाँ पे तुम्हारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा और इस वजह से यहाँ पे तुम्हारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगा। ये भी बात जरूरी है, ये भी बात जरूरी है। और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग मोशन आएगा और ये रोटेशनल मोशन, ये ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, अब मेरा पॉइंट बहुत ध्यान से आराम से जबरदस्त वे में समझो होता क्या है। सुनो, रोलिंग मोशन में बेसिकली क्या होता है। रोलिंग मोशन में मान लो तुमने ये पॉइंट मार्क किया, कोई भी ये वाला पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इस केस में जब ये रोटेट कर रहा है बेटा ओमेगा के साथ, उसके पास एक इधर को वेलोसिटी होगी आर ओमेगा, और ये जब वी सी के साथ जा रहा है तो यही पॉइंट के पास एक इधर को ट्रांसलेशनल मोशन होगा वी सी के साथ। ठीक है, अब जब तुम इन दोनों वेलोसिटीज को कंपाइल कर दोगे, यहाँ पे एक तुम्हारे पास ये वाला वेलोसिटी आएगा, ये वाला आएगा जो कि आर ओमेगा होगा, और एक ट्रांसलेशनल आएगा जो कि ये वाला होगा। तो इस पी पॉइंट का नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी वीपी आएगा। नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या आएगा? वीपी, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट पी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट पी ये आएगा, ये तुम्हारे पास एक वर्ड आएगा। ठीक है, तो रोलिंग मोशन में बेसिकली तुम नेट वेलोसिटी जो लिखते हो रोलिंग मोशन में, वो बेसिकली वेक्टर सम ऑफ वेलोसिटीज होता है इन रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। रोटेशन और ट्रांसलेशन में वेक्टर सम के बराबर होता है। रोटेशन और ट्रांसलेशन मोशन में वेक्टर सम के बराबर होता है। ठीक है।
तो ये बच्चों तुम्हारे पास एक सिंपल से पॉइंट्स आ गए जो हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, वेरी सिंपल। अब सुनो आगे, देखो अब मैं ना तुम्हें अब इसका बहुत फंडामेंटल पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। तो एक तुम ये चीज बिल्कुल याद रखो, इन रोलिंग मोशन velocity of any point is given by Vp is equal to Vc center of mass का plus R क्रॉस ओमेगा। R क्रॉस ओमेगा, ये एक फंडामेंटल फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है। याद है ना, मैंने तुम्हें ट्रांसलेशनल वेलोसिटी के बारे में बता रखा है पहले, टेंजेंशियल वेलोसिटी के बारे में याद है। टेंजेंशियल वेलोसिटी जब कोई बॉडी रोटेट कर रही होती है, बॉडी पे अगर ऐसे रोटेट कर रहे हो, इधर को आएगा टेंजेंशियल वेलोसिटी, इधर को आएगा आर इधर को, ठीक है, और ओमेगा कौन सा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। आर आया इधर को, आर आया नीचे को, जैसे यहाँ पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तुम ऐसे घुमा रहे हो उसको, ऐसे चलो ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, और इसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी इधर को आता है, ओमेगा के साथ घुमा रहे हो। इसको कैसे घुमा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या आएगा, डॉट आएगा, और ये तुम्हारे पास इस तरफ है आर, ये आ गया आर कैप, ये आ गया ओमेगा कैप, ठीक है। अब तुम्हारे पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन टेंजेंशियल वेलोसिटी का इधर आना चाहिए, वीटी। अब ये वीटी कैसे आएगा, जब तुम इसको ओमेगा क्रॉस आर लिख दोगे, ओमेगा क्रॉस आर, जब तुम ओमेगा क्रॉस आर लिख दोगे तब तुम्हारे पास ये वीटी का वैल्यू आएगा, ठीक है, ये वैल्यू, उसको याद रखो, जबरदस्त पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अब तुम्हारे पास होगा क्या, ये बॉडी जो बेटे रोलिंग मोशन में जा रही है ना, ये वाला पॉइंट है ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में, ठीक है, और इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, बॉडी आगे को भी जा रहा है और ये रोटेट भी कर रहा है। जो रोटेशन के कारण वेलोसिटी आएगी वो इधर को आएगी पीछे को, और जो ट्रांसलेशन की वेलोसिटी है वीसी करके वो इधर को आएगी वीसी, और ये आर ओमेगा पीछे को आएगा। और ये तुम्हारे पास यहाँ पे क्या है बेटे, ग्राउंड, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड। मान लो ग्राउंड का कुछ वेलोसिटी है, ग्राउंड का कुछ वेलोसिटी है, मान लो vg इज द वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड। मान लो ग्राउंड इधर को जा रहा है, मान लो ग्राउंड इधर को जा रहा है, तो तुम क्या लिखोगे, vg इज इक्वल टू vp, where vp is the velocity of point, velocity of the point, ठीक है, vg is equal to vp, that is vp is the velocity of the point। ये दोनों इक्वल है इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, याद है ना, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग में ये दोनों इक्वल होते हैं, तो ग्राउंड का वेलोसिटी और इन दोनों का वेलोसिटी इक्वल है। तो vg का वैल्यू तुम क्या लिखने वाले हो, vc माइनस आर ओमेगा, vc माइनस आर ओमेगा, आर बीइंग द रेडियस। पर कंडीशन तुम्हें याद रखनी है कि प्योर रोलिंग होनी चाहिए, कंडीशन तुम्हें याद रखनी है, ये बेटे प्योर रोलिंग होनी चाहिए। तो ये तुम्हारे पास इसका रिजल्ट आ गया, vg is equals to vc minus r omega, ठीक है। बेसिकली जब तुम इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एलैबोरेट करते हो तो तुम ये बोलते हो, s is the displacement of point p with respect to ground, पीक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, ये जो पी पॉइंट, ठीक है, ये किसके बराबर आता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास with respect to ground plus displacement of the peak point with respect to the center of mass। मैं तुम्हें यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, ये है
डिस्प्लेसमेंट ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ C फॉर सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ P with respect to the center of mass which is C, ठीक है ना। ये इसके बराबर है। मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट देता हूँ इसके बारे में, और छोटा सा हिंट देता हूँ मैं तुम्हें कि इसमें इसको तुम कैसे लिख सकते हैं। सुनो बच्चों, तुम इसको कैसे लिख सकते हो कि तुम बोल दोगे सर SPG है, SCG है, SPC है, तो अगर तुम इसको लिखना चाहते हो तो तुम इसको ऐसे लिख दो। जैसे तुम्हें याद है ना, VAB बताया था तुम्हें, VAB क्या होता है, VA माइनस BB। VAB क्या होता है, VA माइनस BB, ऐसा कुछ पॉइंट तुम यहाँ पे लिखते हो, ठीक है, इसको याद रखो। This is the displacement of the point P with respect to the ground, displacement of central mass with respect to ground, displacement of point P with respect to central mass, ये पॉइंट्स। अगर तुम इसको बोल दो कि सर इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा, मैं बोलूंगा डिफरेंशिएट करो, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P with respect to ground is equal to velocity of center of mass with respect to ground plus velocity of point P with respect to the center of mass। वेलोसिटी ले लेंगे ऐसे, ओके। तो रोलिंग मोशन तो मैं काफी हद तक समझ लग गया, थोड़ा सा मैं रिव्यू करके दे दूं। ये बॉडी आगे को जा रही है, रोटेट भी कर रही है, कोई भी पॉइंट तुम्हारे पास आएगा जिसकी दूरी r है और ये पॉइंट P है, तो उसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक आएगा टेंजेंशियल वेलोसिटी और एक आएगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। एक आएगा टेंजेंशियल वेलोसिटी और एक आएगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो P पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी है, इट इज द वेक्टर सम ऑफ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी प्लस द टेंजेंशियल वेलोसिटी Vt प्लस द टेंजेंशियल वेलोसिटी। मतलब ये तुम्हारे पास कुछ वर्ड्स आ जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टेंजेंशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने तुम्हें अभी बताया, इट इज लाइक ओमेगा क्रॉस r होता है, ऐसे इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, नोट करो ये पॉइंट। अब तुम्हें पता लग चुका है काफी हद तक, तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ इसमें कि जो रोलिंग मोशन है वो तुम्हारे पास दो तरह का होता है। एक का नाम होता है प्योर रोलिंग, एक का नाम होता है प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग का नाम, दूसरा नाम रोलिंग विदाउट स्लिपिंग भी है, और एक होता है रोलिंग विद द स्लाइडिंग। एक होता है रोलिंग विद स्लाइडिंग, एक होता है रोलिंग विद स्लिपिंग, एक होता है रोलिंग विद स्लाइडिंग। रोलिंग विद स्लिपिंग एंड रोलिंग विद स्लाइडिंग, ये हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अब होता क्या है, दोनों में फर्क क्या होता है, देखो रोलिंग विद स्लाइडिंग में दो चीजें आती हैं, एक आता है स्किडिंग और एक आता है स्पिनिंग। ये दो पॉइंट्स आते हैं, इसका मीनिंग मैं समझा रहा हूं। रोलिंग, प्योर रोलिंग का मतलब होता है बेटा कि ये जो बॉडी है आगे को तो जा रहा है और ये रोटेट भी कर रहा है। मान लो तुम ये मान के चल रहे हो कि ग्राउंड जो है वो रेस्ट पे है, ग्राउंड का कोई मोशन नहीं है, तो ये जो पॉइंट ग्राउंड का है इसकी वेलोसिटी 0, और यहाँ पे इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर को तुम्हें अभी बताया था VC, और इस पॉइंट की इधर को वेलोसिटी r-ओमेगा। अब जब तुम बोल रहे हो कि ग्राउंड रेस्ट पे है, तो इट मींस यहाँ पे जो नेट वेलोसिटी आएगी वो 0 आएगी, और ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, VC माइनस r-ओमेगा। सिंपल बोलो तो VC इज इक्वल टू r-ओमेगा। एंड यू रिमेंबर, ये मैंने तुम्हें पॉइंट पहले भी शेयर किया था,
कि जब प्योर रोलिंग होती है तो VC की वैल्यू R ओमेगा होती है। तो तुम्हें ये पता लग गया, ये पॉइंट जो होता है ये रेस्ट पे होता है। तो तुम ये बोल सकते हो कि इन प्योर रोलिंग मोशन, तुम ये बोल सकते हो इन प्योर रोलिंग मोशन velocity of point of contact with respect to the ground is 0. ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू प्योर रोलिंग की वेलोसिटी हमेशा 0 होगी, या रिलेटिव वेलोसिटी को ऐड करते हैं। Relative velocity of point of contact with respect to the ground is always 0. That is called as the rolling motion, pure rolling motion. That is called as a pure rolling motion. लेकिन स्किडिंग में क्या होता है, सुनने वाली बात है, देखना। स्किडिंग में क्या होता है, तुम बॉडी को पहले इतना वेलोसिटी दे देते हो, बॉडी के पास रोटेशन नहीं होती, मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 होती है, पर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी इसकी होती है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे ये रफ सरफेस होता है, ये रफ सरफेस होता है। जब तुम इसको फेंकते हो तो ये बॉडी स्किड करती है। तो तुमने देखा है ना, वो बल्ले बॉल होता है, बल्ले बॉल जिसमें तुम लोग बॉल को पकड़ते हो ऐसे करके और इसको फेंकते हो, वो स्किड करता है, और यहाँ पे ऐसे करके वो साइड पे लगे होते हैं रैक में, ये बॉल इसको हिट करते हैं, ये सारे गिर जाते हैं, फिर पार्टी करते हैं, है ना। ये वही बल्ले बॉल कहते हैं इसको, बल्ले बॉल या जो भी नाम होगा। स्किडिंग में क्या होता है, तुम इसको सीधा फेंक देते हो, फिर थोड़ी दूर जाके बॉडी स्किड करता है, और थोड़ी दूर जाके जैसे यहाँ पे इसके पास रोटेशन भी आ चुकी होती है और ट्रांसलेशन भी आ चुकी होती है, पर इसकी स्पीड यहाँ पे v0, बाद में इसकी स्पीड v होती है। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 होती है, पर बाद में थोड़ी देर के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी कुछ आ जाती है। पर फिर एक टाइम ऐसा आता है जहां पे तुम इसके पास ये एक्सपेक्ट करते हो कि अब ये प्योर रोलिंग में जा चुका है, मतलब प्योर रोलिंग में जा चुका है, तो मतलब इसका वेलोसिटी VC हो चुका है, और मैं थोड़ा सा नोटेशन डिफरेंट कर देता हूँ ओमेगा C करके, और अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा C हो चुकी है। पहले 0 थी, फिर ओमेगा हुई, फिर ओमेगा C, मतलब पहले 0 ओमेगा के बारे में जो बात करते हैं, पहले ओमेगा के बारे में बात करते हैं। पहले 0 था ओमेगा, फिर तुम्हारे पास ओमेगा हो गया, और फिर तुम्हारे पास ओमेगा C हो गया, बढ़ गया। पर इसके बाद फ्रिक्शन जो होती है वो 0 हो जाती है, ठीक है। इसके बाद फ्रिक्शन जो होती है वो 0 हो जाती है। और वैसे ही जब तुम वेलोसिटी के बारे में बात करते हो, पहले v0 स्पीड था, फिर v हुआ, फिर vc हो गया। यहाँ पे तुम ये देखो कि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज कर रही है, और जो ओमेगा है वो बढ़ रहा है, ठीक है। एक बार एनालिसिस करना जल्दी से। ठीक है बच्चों, तो इट इज कॉल्ड एज द स्किडिंग, ठीक है। मैं तुम्हें फिर से ये दोनों पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ। पहले एक बार ये थर्ड वाला भी कर दो, स्पिनिंग भी कर दूं, फिर तुम्हें ये चीजें स्पिनिंग के बारे में भी शेयर कर दूं, फिर मैं तुम्हें ये तीनों के बारे में दोबारा से बताता हूँ कि तीनों में क्या क्या होता है। स्पिनिंग में क्या होता है
स्पिनिंग में क्या होता है कि तुम पहले से बॉडी को, स्पिनिंग में क्या होता है तुम पहले से बॉडी को ओमेगा दे देते हो। ओमेगा इनिशियल जीरो नहीं होता, पर इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, तो तुम इसको पहले से ही घुमा देते हो। और ये जैसे ही सरफेस पे लैंड करता है, ये नो डाउट बॉडी फिर से, और ये रफ सरफेस है, तो नो डाउट जब ये बॉडी रोटेट करता है तो इस केस में ये घूमता घूमता आगे को जाएगा, ट्रांसलेट भी करेगा और रोटेट भी करेगा। ये ट्रांसलेट भी करेगा और ये रोटेट भी करेगा। पर इसमें एक दिक्कत आएगी, क्या? पहले इसके पास ओमेगा आई था, अब इसके पास कुछ ओमेगा होगा, पर इस पे ना बेटा अब रिटार्डेशन लगेगी अल्फा। जैसे तुम्हें पता है ना, एक बॉडी होती है, जब बॉडी इधर को जा रही होती है, तुम फोर्स जब इधर को ही लगा दो तो इसके पास एक्सेलरेशन आ जाती है, और जब कोई बॉडी इधर को जा रही होती है, जब तुम इसके ऑपोजिट में फोर्स लगा दो तो ये रिटार्डेशन की नहीं जाती है, -6। वैसे ही इस केस में होता है, पहले ये रोटेट कर रहा था ऐसे करके, जब तुम इस पे फ्रिक्शन इधर लगा दोगे, मैं तुम्हें बता देता हूँ, तो ये ऑपोजिट साइड में इसके ऊपर अल्फा लगेगा। जब ऑपोजिट साइड में अल्फा लगेगा तो इसका ओमेगा जो कम हो जाएगा। फिर एक इंस्टेंट ऐसा आ जाएगा जब इसका स्पीड, इसका वेलोसिटी vc और इसके पास फाइनली ओमेगा जो रहेगा वो ऐसे बन जाता है, और इसके बाद ये ओमेगा c बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ तुम्हारे पास, पहले ओमेगा आई था, फिर ओमेगा हुआ, फिर ओमेगा c हुआ, तो इसमें तुम्हारे पास ओमेगा डिक्रीज कर गया। और वेलोसिटी के बारे में, पहले वेलोसिटी 0 था, फिर v हुआ, फिर vc हुआ, तो वेलोसिटी बढ़ गया। ये कम हुआ, ये बढ़ा, तभी तो ये रिलेशन प्योर रोलिंग में वैलिड है, vc = r ओमेगा c। ठीक है, मैं थोड़ा सा तुम्हें चीजों को दोबारा एलैबोरेट करके दे रहा हूँ, कॉपी पे ड्रॉ कर लेना। प्योर रोलिंग क्या चीज होती है, बॉडी को फेंका तो बॉडी रोटेट और ट्रांसलेट करता है। अगर ये रेस्ट पे है, इधर को vc और इधर को r ओमेगा, और प्योर रोलिंग है तो vc आ गया r ओमेगा, और ये रफ सरफेस भी है, ये रफ सरफेस भी है, इस वजह से यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं लग रही है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगती है। ठीक है, यहाँ पे अब जब तुम बात कर रहे हो स्किडिंग की, तो स्किडिंग वाले केस में क्या होता है, तुम बॉडी को फेंक रहे हो, और बॉडी के पास इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 होती है, बॉडी को आगे फेंक रहे हो, तो ये पॉइंट किधर जाने की टेंडेंसी रखता है, आगे को, तो इसकी वजह से फ्रिक्शन किधर लगा, पीछे को। इस केस में फ्रिक्शन पीछे को लगेगा क्योंकि ये रफ सरफेस है, और फ्रिक्शन पीछे को लगा, इसकी वजह से किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, जैसे इसका इनिशियल वेलोसिटी v0 था, ये वाला, बाद में इसका वेलोसिटी v हो गया। अब फ्रिक्शन तुम्हारे पास पीछे को लग रहा है, तो जब फोर्स इधर को लग रही है तो बॉडी ऐसे घूमना शुरू कर देगा। इस इंस्टेंट में इसके पास ओमेगा आ गया, फ्रिक्शन अभी भी लग रही है, और बाद में एक इंस्टेंट ऐसा आया कि इसकी वेलोसिटी जो vc बन गई और ये बन गई ओमेगा c, तो उसके बाद फ्रिक्शन क्या होगी, 0। उसके बाद फ्रिक्शन क्या होगी, 0। ये स्किडिंग का केस आ गया। अब जब तुम स्पिनिंग का बात करते हो, स्पिनिंग वाले केस में क्या है कि स्पिनिंग वाले केस में है क्या कि तुम बॉडी को फेंक रहे हो, और बॉडी को फेंक तो रहे हो लेकिन इसको रोटेशन दे रहे हो। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 नहीं है, पर ट्रांसलेशनल जो वेलोसिटी है वो 0 है। इसके उलट जब ये पॉइंट पे देख रहे हो तो ये इधर को जाने की टेंडेंसी रखता है, ये इधर को जाने की टेंडेंसी रखता है, तो इसकी वजह से फ्रिक्शन इधर लगेगा आगे को।
फ्रिक्शन आगे लगेगा, इसी वजह से ये बॉडी के पास ट्रांसलेशनल वेलोसिटी आएगा और ये ओमेगा आई है, बाद में ये रोटेट को ऐसे कर रहा होगा पर ये ओमेगा हो जाएगा। बाद में एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी, ये इधर को लग रहा है और ओमेगा की डायरेक्शन ऐसे आ जाएगी, ठीक है। अब ये ओमेगा नॉट हो जाएगा, ओमेगा नॉट नहीं सॉरी ओमेगा सी हो जाएगा और ये बी सी। इसके बाद कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगी, पर यहां से लेके यहां तक जब तक उसकी वेलोसिटी यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे v हुआ और यहाँ पे vc हुआ, तब तक फ्रिक्शन की वैल्यू राइट साइड पे लगती रहेगी, ठीक है। उसके बाद जब ये प्योर रोलिंग शुरू कर देगा, प्योर रोलिंग शुरू कर देगा, बाहर से कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगी। लग तो पहले भी नहीं रही थी, पर देयर वाज अ रिलेटिव मोशन। फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले, friction comes into play because of the relative motion between the point and ground और पॉइंट के बीच में इसके कारण, ठीक है।